हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है निकिता सिंह और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर, हमारी इस इंग्लिश क्लास में। और आज की क्लास के अंदर हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो पोम है आपकी, पोम नंबर 2, इसका करने वाले हैं डिटेल में। क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे और साथ ही साथ में पोएटिक डिवाइसेस को भी देखने वाले हैं। सो इससे पहले का जो लेक्चर था, अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको जाकर के वो लेक्चर देख लेना चाहिए, तभी जाकर के आपको चैप्टर की, पोम की पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो पाएगी, अच्छे से आपको पोम समझ में आ पाएगी। उसके अंदर मैंने डिटेल में बात करी है, आराम से सारी चीज़ें जो हैं समझाई हैं, थीम से लेकर के पोएट के बारे में और पोम किस बारे में है, समरी वगैरह सब कुछ करवा दिया है। सो आज के सेशन में हम फोकस कर रहे हैं कि हम इसके पोएटिक डिवाइसेस कर सकें और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर कर सकें। तो बिना किसी देरी के बच्चों करते हैं हम लोग शुरू। तो ये आप जानते ही हो कि ये जो पोम है वो लिखी किसके द्वारा गई है। तो ये पोम जो है वो लिखी गई है हमारे इन राइटर के द्वारा, जिनका नाम है वॉल्ट विटमन। इन्होंने लिखी है ये पोम। अब वॉल्ट विटमन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने देखा कि जो वॉल्ट विटमन है वो अमेरिकी पोएट हैं, अमरीकी पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, और इनको पीपल्स पोएट भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों के लिए लिखते थे और हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, हर एक व्यक्ति कैसे एक दूसरे से अलग है, और एक अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति जो है उसके बारे में, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, तो लोगों के व्यक्तित्व के बारे में वो लिखते थे। ठीक है, अब इसी के साथ जो है वो ऐसे बहुत ही खुले तौर पर लिखते थे, खुले विचारों वाले थे, जो कि उस समय पर उनको अमेरिका में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, उनकी कविताओं को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। वहीं पर यूरोप में लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। अमेरिका ने भी उनको धीरे धीरे उस दर्जे को देना शुरू करा जो कि दर्जा वो डिजर्व करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका भी रियलाइज़ करने लगा कि हाँ भाई, ये जो लोग हैं वो बदलने लगे और लोग भी समझने लगे उनकी कविताओं को, उनका आनंद उठाने लगे और उनको वो प्रशंसा मिलने लगी जो उनको जीते जी मिलनी चाहिए थी। सो इनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा और इनके बारे में जानने के बाद, इनके बारे में पढ़ने के बाद आज हम लोग जो हैं इस पोम की क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू। तो ये हैं हमारे पोएट, जिनका नाम है मिस्टर वॉल्ट विटमन। पूरा नाम बोला जाए तो वॉल्टर विटमन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा कि आपकी जो पोम है वो किसने लिखी है, वॉल्ट विटमन ने लिखी है। ठीक है बेटा, चलिए तो इसी के साथ अब हम आ जाते हैं हमारी इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस पर और हम बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ये कविता का रचना की गई है। ठीक है, इस कविता का निर्माण किया गया है। तो अब उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक बार मैं जल्दी से याद दिला देती हूँ कि ये पोम किस बारे में थी। तो ये जो पोम है इसके अंदर जो है हमारे पोएट साहब मिस्टर वॉल्ट विटमन, वो बात करते हैं अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, साथ ही साथ वो बात करते हैं देशभक्ति के बारे में भी, और साथ ही साथ वो बात करते हैं कि कैसे इस दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनका व्यक्तित्व अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनके धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक जैसे ही हैं, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो इस बारे में बात करते हैं। वो पोएम की शुरुआत में बोलते हैं कि मैं तो खुद से ही खुश होता हूँ, खुद से ही इंजॉय करता हूँ, खुद से ही आनंद मनाता हूँ और खुद से ही खुश रहता हूँ। क्यों? मैं खुद से ही गाने भी गाता हूँ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अकेले में ही खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही अकेले ही खुश हूँ, खुद से गाना गाता हूँ। आई सिंग माई सेल्फ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानते हो, मेरी जो सोच है वो तुम्हारी भी सोच है, क्योंकि मैं जिस कण कण से बना हूँ, मैं हर एक कण जिससे मैं बना हूँ उसी कण से तो तुम भी बने हो। हर एक एटम के बारे में बोलते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारी बॉडी जिससे बनी है, सबसे बेसिक और सबसे सतह पर जाकर के देखा जाए, डेप्थ में, गहराई में जाकर देखा जाए, हम बेशक अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग रंग रूप है हमारा, अलग अलग धर्म जात प्रांत से आते हैं, अलग अलग हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि इन सबको हटा करके सबसे सतह पर और गहराई में जा करके देखा जाए तो आप और मैं एक दूसरे के जैसे ही हैं, हम एक जैसे ही हैं, हम समान हैं एक दूसरे के, और क्या हैं, हम सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो बात करते हैं कि भाई देखो, मैं हर एक वो कण जिससे मैं बना हूँ उसी से तो तुम बने हो, तो कैसे हुए हम अलग, हम एक ही जैसे हैं। मैं जो हूँ, मैं भटकता रहता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं भटकता हूँ, है ना, मैं जगह जगह घूमता हूँ, मैं भटकता हूँ। वो आगे कहते हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी से भटकता हूँ और मैं अपनी मर्जी से आराम भी करता हूँ। मैं घूमता हूँ, मैं भटकता हूँ, मैं अपनी उस आत्मा को खोजता हूँ, उसे पुकारता हूँ, और मैं अपनी मर्जी से, एट माई ईज, जब मेरा मन करता है मैं अपनी मर्जी से घूमता और भटकता हूँ और आराम भी करता हूँ। और मैं नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ घास की, गर्मियों में उगने वाली उस घास की नोकीली नोक को मैं देखता हूँ। फिर वो बात करते हैं कि मेरी ज़बान या मेरे खून का हर एक कतरा, हर एक कण कण जो है वो इस देश की, वो अमेरिका के रहने वाले थे, वो अमेरिका के बारे में बात करते हैं कि वो इस देश की, वो अमेरिकी मिट्टी से बना है और वो इस देश की हवा से बना है।
मैं जो अपने माँ बाप से आया, मेरे माँ बाप जो अपने माँ बाप से आया, और उसी प्रकार उनके माँ बाप जो उनके खुद के माँ बाप से आए, हम सभी यहीं के रहने वाले हैं। वो बोलते हैं कि मैं अब 37 साल का हो चला हूँ और मेरा स्वास्थ्य अब बहुत ही अच्छा है, और मैं चाहता हूँ और मैं आशा करूँगा कि ऐसा ही रहे जब तक मैं मरूँ, तब तक मैं इतना ही स्वस्थ रहूँ। फिर वो बात करते हैं कि अलग अलग हमारी धर्म की मान्यताएं अलग अलग हैं, हमारे सोच विचार अलग अलग हैं, लेकिन हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, हमें उन सबको छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ हमें अलग अलग कर रही है, जो चीज़ हमें अलग करती है, जिस चीज़ से हम अलग होते हैं, हमें उसे थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए। पर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उसे भूलना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सारी चीज़ें छोड़ दो, भूल करके बस इसी बारे में सोचते रहो, और आपका जो व्यक्तित्व है, जो चीज़ तुमको अलग करती है एक दूसरे से, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि हम हर एक जो व्यक्ति है ना यहाँ पर, वो एक दूसरे से क्या है, अलग है, हम यूनिक हैं। मेरे जैसा कोई नहीं होगा, आपके जैसा कोई नहीं होगा, है ना। तो हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो है वो यूनिक है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भूल जाओ, तुम अपनी यूनिकनेस को भूल जाओ, तुम्हारे व्यक्तित्व को भूल जाओ, बस थोड़े समय के लिए छोड़ दो, याद रखो उसको याद रखो, उसे भूलना नहीं है। बस ये जो चीज़ें जो हमें बांट रही हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो सोच विचार की हमारी अलग अलग जो विचारधारा हमारी जो अलग है, उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो, पर भूलो मत, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं उन सभी चीज़ों के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं सही भी और गलत भी, ठीक है। और मैं अपने आप को इतनी आज़ादी भी देता हूँ कि जब कुछ गलत होगा या जब मैं गलत होता हुआ देखूंगा तो मैं वहाँ पे आवाज़ भी उठाऊंगा उसके खिलाफ, ठीक है। तो यही सारी, और फिर वो नेचर के बारे में भी बात करते हैं। तो यही सारी जो बातें हैं वो करते हैं इस कविता के अंदर, और इस कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इसी कविता के बारे में यही समरी थी। अब हम कवर करने वाले हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। तो बिना किसी देरी के बेटा करते हैं शुरू। अब आते हैं कि किन किन उपकरणों के मदद से ये कविता की रचना कर पाए, ठीक है। तो फ्री वर्ड्स, तो आप लोग जानते हो कि हमारे जो राइटर साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं अपने फ्री वर्ड्स के लिए। यानी कि फ्री वर्ड्स क्या होता है? फ्री वर्ड्स यानी कि आपने देखा होगा कि जो कविता है, इस कविता में कोई तालमेल नहीं है, कोई रिदम नहीं है, ठीक है, कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, कोई शब्द। हम अधिकतर देखते हैं गीत, कविताएं, संगीत जो होते हैं उनके आखिर में जो शब्द है वो उसके अगले लाइन के आखिर के शब्द से तालमेल खा रहा होता है ना। लेकिन फ्री वर्ड्स होता है जहाँ पे कोई आपको तालमेल, कोई आपको धुन, कोई आपको जो है रिदम या राइमिंग वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, वो होता है फ्री वर्ड्स। देखिए, फ्री वर्ड्स इज द नेम गिवन टू पोएट्री दैट डज नॉट यूज एनी स्ट्रिक्ट मीटर और राइमिंग स्कीम। तो आप फ्री वर्ड्स, हम उस कविता को कहते हैं जिसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती, उसके जिसके अंदर आपको कोई लय, कोई ताल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ नो सेट मीटर, पोम्स रिटन इन फ्री वर्ड्स कैन हैव लाइन्स ऑफ एनी लेंथ फ्रॉम अ सिंगल वर्ड टू मच लॉन्गर। द पोएट हैज़ यूज्ड फ्री वर्ड्स विच enables him to talk to his readers in a new way that is not constricted by rhyme or meter parameters। अब यहाँ पर एक्चुअल में वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे फ्री वर्ड्स है, फ्री वर्ड्स इस प्रकार की कविता होती है जिसके अंदर कोई मीटर के हिसाब से नहीं होता है। यानी कि देखो, मीटर जो है ये अलग अलग उपकरण है जिनकी मदद से हम एक कविता की रचना करते हैं, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये जो है ना कि भाई एक लाइन इतनी लंबी होनी चाहिए ताकि ये कविता की लाइन इतनी लंबी होगी तो उसके नीचे वाली लाइन भी इतनी ही लंबी होनी चाहिए ताकि उनका तालमेल बन सके, है ना। वो शब्द भी ऐसे चुनते हैं, जो गीतकार, संगीतकार जो होते हैं, जो जो कविताएं लिखते हैं, कवि होते हैं, वो उस तरीके के ही शब्द लिखते हैं ताकि एक तालमेल बना रहे। ये लास्ट का शब्द ऐसा अगर एंड किया है, ये अंतिम में आया है, तो आखिरी शब्द भी इस अगली लाइन का ऐसा ही होना चाहिए ताकि तालमेल बना रहे। तो वो बंधी हुई होती हैं कविताएं, फ्री वर्ड्स होती है, खुले तौर पर लिखी जा रही हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना हमारे कवि ने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि ना इसके अंदर कोई मीटर नहीं है, कोई शब्दों को गिना नहीं गया है कि पहली लाइन में इतने शब्द तो उतनी लाइन में भी उतने शब्द। और फ्री वर्ड्स के अंदर आप कितने ही लंबी लाइनें, कितने ही लंबे शब्द, कितनी ही बड़ी कविता लिख सकते हो, कितने ही खुले तौर पे कविता लिख सकते हो। तो इस वजह से वो फ्री वर्ड्स में लिखते हैं ताकि वो खुले तौर पे अपने रीडर्स, अपने पढ़ने वालों से बात कर सके। तो इस कविता के अंदर सबसे पहली चीज़ यह है कि कोई राइम स्कीम नहीं है बेटा, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। अगला मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ कॉमन पोएटिक डिवाइस वेयर एन ऑब्जेक्ट इन और द सब्जेक्ट of a poem is described as a being the same as another otherwise unrelated object. The poet uses a metaphor in the poem. अब देखो यहाँ पर वो एक्चुअल में बोल कह रहे हैं कि मेटाफर का मतलब क्या होता है। मेटाफर का मतलब है जब आप एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हो कि ये चीज़ तो इसके जैसे दिखती है, ये चीज़ तो एकदम ऐसी है ना। तो जब आप तुलना करते हो, जब आप उन दोनों के बीच में समानता लेकर के आते हो कि इसकी दो तुलना करी, ये और ये दोनों चीज़ें आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, दोनों चीज़ें आपस में एकदम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बीच में एक समानता जो है वो कायम करना की कोशिश करते हो कि ये तो एकदम इसके जैसी है ना। तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मेटाफर कैसे इस्तेमाल किया गया है, देखो वो कह रहे हैं कि मैं आराम करता हूँ और मैं भटकता हूँ अपनी मर्जी से, और मैं ध्यान देता हूँ, मैं ध्यान से देखता हूँ उस नोक को। किस नोक को? वो गर्मियों में जो घास उगी है उस नोक को। इस बात को वो कंपेयर करते हैं किस चीज से? ही इज कंपेयरिंग द ग्रास टू द ब्यूटिफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव्स। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं कि भाई ये जो नोक है ना, घास की नोक और इन सबको, तो वो जो नोक होती है यहाँ पर स्पीयर बोला गया है बेटा। ठीक है, घास की जो नोक है, अब घास आप लोगों ने देखी जैसे इस तरीके की घास अगर उगती है तो वो ना ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको नोक को क्या बोल रहे हैं? स्पीयर बोल रहे हैं। स्पीयर में असल में ना जो भाले होते हैं, भाला आपने देखा होगा पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे युद्ध वगैरह में, तो जो भाले होते हैं, भाले ऐसे एकदम होता है ना सीधा एक डंडा और उसके ऊपर ऐसे एक नोक सी बनी होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है स्पीयर। ठीक है, इस उपकरण या फिर आप कह सकते हो इस हथियार को स्पीयर बोला जाता है। तो इसकी घास की उस नोक को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक हथियार के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये मेटाफर है, जो जबकि दोनों चीज़ें सेम है ही नहीं। ठीक है, फिर भी उनको एक जैसा समानता उनके बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। अगला आता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। अब आप किसी भी ऐसी चीज़ में जो कि ह्यूमन नहीं है, जिसके अंदर पर्सन, आप यहाँ पे देख रहे हो पर्सन कौन होता है? व्यक्ति। तो एक ऐसी चीज़ जो व्यक्ति नहीं है, तो एक ऐसी या तो मृत चीज़ या तो फिर निर्जीव, है ना, किसी ऐसी चीज़ को अगर आप एक ह्यूमन, एक मानव के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो, ठीक है, खूबियाँ दे दो, तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब अगर मैं बोलूं कि हवा जो है, हवा मेरे कानों में गुनगुना रही है, कई बार हमने गाने वगैरह सुने हैं, कवि वगैरह बोलते हैं कि हवा भी गुनगुनाती है, तो क्या हवा सच में गुनगुनाती? गुनगुनाता सिर्फ एक इंसान है, एक व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है। लेकिन आपने ये जो कार्य, ये जो खूबी है, ये केवल एक व्यक्ति के पास होती है, एक इंसान के पास होती है। पर आपने एक निर्जीव चीज़ को, हवा को आपने बोल दिया कि ये गुनगुना रही है, तो आपने उसको वो कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जो कि सिर्फ एक पर्सन के पास हो सकता है। तो वो क्या हुआ? तो वो यानी कि आपने पर्सोनिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कि आपने ह्यूमन के, आपने एक मानव के, आपने एक इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियां हैं, वो एक या तो जानवर को दे दी है या तो आपने किसको, किसी एक निर्जीव चीज को दे दी है। तो केवल देखो, अब ये गुनगुनाना, हम कहते हैं ना कि चांद सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, जैसे हमने ये गाने सुने हैं, है ना, और बहुत सारे आपने अलग अलग गाने सुने होंगे कि क्या कहते हैं, अलग, जैसे घास जो है वो लहरा रही है, या आपने सुना होगा कि पहाड़ों में से, कई बार हमने कुछ कविताएं सुनी, पहाड़ों में से वो नदी ऐसे बह रही है मानो किसी के केश, किसी औरत के केश की तरह, बालों की तरह। तो ये क्या है? ये तो इंसानों के पास ही होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो है ना, केश वगैरह और इस तरीके से। तो आपने क्या कर दिया? आपने यही जो है, यही उठा करके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी निर्जीव चीज़ को या किसी और को दे दिए, जो कि असल में ह्यूमन है नहीं। तो ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को दे दिए जाएँ या जानवर को दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं? देखो, आई लोफ, मैं भटकता हूँ और मैं खोजता हूँ या पुकारता हूँ अपनी आत्मा को। तो वेयर द सोल इज पर्सोनिफाइड। तो अब यहाँ पे क्या है? आत्मा को, अब आत्मा क्या है? आत्मा, अब देखो, ह्यूमन, दिस इज ह्यूमन, है ना, ये होता है इंसान। आत्मा क्या है? ना आप दिखती है ना कुछ, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं खोजता हूं अपनी आत्मा को, आई इनवाइट माई सोल। तो सोल यहाँ पर क्या है? आपने सोल को ना एक मानव समझ लिया है कि आप उसे ढूंढ रहे हो, पुकार रहे हो, कि आप आवाज लगाओगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। ठीक है, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस यानी कि अगर कोई वावल, आप जानते हैं वावल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इन सभी पांचों शब्द में से, ठीक है, अब ध्वनि की बात हो रही है बेटा, अक्षरों की बात नहीं हो रही, ध्वनि की, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अगर कोई इन पांचों ध्वनि में से कोई ध्वनि अगर एक लाइन में बार बार रिपीट हो रही हो, तो हम उसको एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि वावल की साउंड आ रही है, यहाँ पे ओ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर आपको एटम, है ना, अ की आवाज़ आ रही है, फिर ब्लड, फिर से आपको वो अ, ई, आई, ओ, यू, ये ध्वनि, आपको अक्षर नहीं देखना, आपको ध्वनि देखनी है। ठीक है, फॉर्म्ड, ओ की आवाज़ आ रही है, फ्रॉम, फिर से ओ की आवाज़ आ रही है, दिस, सॉइल, ई, दिस बोलते हैं तो ई की आवाज़ आ रही है, सॉइल, फिर से ओ की आवाज़ आ रही है। तो ये एजोनेंस है कि बार बार आपको क्या देखने को मिल रहा है? बार बार आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर रिपीटेशन एक ही ध्वनि की। कौन सी ध्वनि की? आपके ये जो वावल्स हैं इनकी ध्वनि की। अब पन, पन का मतलब क्या होता है? जब एक शब्द जिसके दो मीनिंग हो उसका यूज़ किया जाए। तो स्पीयर, अभी मैंने आपको बताया कि वो बोल रहे हैं कि घास की जो नोक है वो स्पीयर है,
है ना। और स्पीयर असल में क्या होता है, एक भाले को कहते हैं। तो यहीं पर देखो कि क्या हो गया, हैज़ अ डबल मीनिंग ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास एंड अ वेपन। तो एक हथियार का भी स्पीयर क्या होता है, एक हथियार भी होता है और एक घास भी। तो वो एक ही शब्द है ना, वो दो मीनिंग है उसके, उस तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस शब्द को। ठीक है, अगला आता है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है बेटा, जब एक नॉर्मल सी चीज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो, ये एक अंदाज है चीज़ों को रखने का। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यार ये तो इतना पतला है, एकदम माचिस की तिल्ली जैसा, तो ये तो अंदाज है बोलने का, पर एक्चुअल में मेरा अर्थ क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि बहुत पतला है, अधिक पतला है वो व्यक्ति। लेकिन हम बोलते कैसे, हम ऐसे बोलते थे ना माचिस की तिल्ली की तरह, तो सच में थोड़ी मैच स्टिक या माचिस की तिल्ली की जितना पतला है वो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बोलने का तरीका है। तो मैंने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि इतना पतला है, सच में तो कोई इंसान इतना पतला नहीं हो सकता ना, तो इसी को हाइपरबोल बोलते हैं। द पोएट एग्जैजरेट्स व्हेन ही सेज दैट एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी बिलोंग्स टू यू। तो जब वो ये कहते हैं ना कि मेरे शरीर का हर एक कण जो है वो तुम्हारे भी, वही उसी कण से तुम भी बने हो, है ना, और मेरे शरीर का हर एक कण जो है वो तुम्हारा है, जब वो ये बात कहते थे तो थोड़ा सा इसको, इसी बात को वो यही कहना चाह रहे होते कि भाई हम एक ही चीज से बने हैं, वो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। ठीक है, कहने का एक तरीका हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपरबोल का भी यूज किया गया है। अब आता है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ द सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। जब एक ही शब्द, सेम वर्ड लिखा है बेटा, जब एक या दो लाइनों में एक ही शब्द से वो लाइन अगर शुरू हो रही है, एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको एनाफोरा कहते हैं। देखो अगर बोल रहे हैं पहली लाइन में वो लिखते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ, तो यहां पर आप बार बार देख रहे हो ये आई, तो दोनों लाइनें कैसे शुरू हो रही हैं, दोनों लाइनें शुरू हो रही हैं, देखो लिखा है ना एट द स्टार्ट। अगर कोई भी कविता में जो लाइनें शुरू हो रही हैं, तो शुरुआत की लाइनों में अगर एक ही शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो एनाफोरा बोलते हैं। आई लोफ, आई लीन, इसी लाइन से शुरुआत हो रही है, आई जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एनाफोरा भी है यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं शुरू। सो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये कविता किसने लिखी है, D.H. लॉरेंस ने, जॉन डन ने, वॉल्ट विटमैन ने, या फिर जॉन कीट्स ने। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से कॉमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, बताओ भाई जल्दी जल्दी से। तो बहुत इजी है कि ये कविता जो है वो लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम जो हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर वॉज वॉल्ट विटमैन बॉर्न। वॉल्ट विटमैन हमारे जो कवि हैं उनका जन्म किस साल में हुआ था। सो 1818, ठीक है, 1818, 1819, 1820, 1821, कौन सी सदी में, कौन से साल में, कौन से सन में उनका जन्म हुआ था वॉल्ट विटमैन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब के पहले नाम के बाद वॉल्ट विटमैन के बाद ही उनका लिखा हुआ है कि उनकी जन्म की तिथि और उनकी मृत्यु की तिथि क्या थी, आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, 1819 में उनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉल्ट विटमैन डाइड। देखो मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है, कौन से साल में उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो बताइए 1990 ना 1892, 1893, 1894, कौन से ईयर में उनकी डेथ हुई थी। तो बहुत इजी है ये भी, 1892 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना 1819 से लेकर के 1892 ये उनके जन्म का जो है जन्म का पूरा काल रहा है इतना। ठीक है, इतना उनकी लाइफ थी, इतने लंबे जिए थे वो। तो तब इनका 1819 में जन्म हुआ था और 1892 में डेथ हुई थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके चलो, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। आपको याद है मैंने बताया था कि इन्होंने खुद पहला एडिशन जो है इन्होंने अपने पैसों को खर्च करके खुद छपवाया था। तो कौन से साल में हुआ था ये, है ना, तो ये हुआ था 1850 में, 1855 में, 1860 में या 1865 में, कौन से साल में हुआ था ये कार्य। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, 1850, 1855, 1860 या 1865। चलो जल्दी जल्दी कमेंट सबके आ जाने चाहिए। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे। क्लियर कर लिया सब लोगों ने, डन।
चलो, सो यहाँ पर सही जवाब जो है बेटा वो दोबारा से ऑप्शन बी है। 1855 में उन्होंने अपना पहला एडिशन जो है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास उनका वो है पूरा कलेक्शन ऑफ पोम्स है। सो उसको 1855 में पब्लिश करवाया था, ठीक है, अपने खुद के पैसों से। चलिए अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? इस कविता की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि लव इज इटर्नल, है ना, प्यार जो है, मोहब्बत जो है, प्रेम जो है वो इटर्नल है, सदा के लिए रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। जेंडर इक्वालिटी, कि जो जेंडर हैं, है ना, जो हमारे उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको अधिकार सामान्य मिलने चाहिए। डेथ इज इनएविटेबल, कि जो मृत्यु है वो तो टाली नहीं जा सकती, अटल है, ठीक है। या फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि हम सबको साथ में एक साथ खुश खुश रहना चाहिए। तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको कविता में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि भाई वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ना कि जिस कतरे से मैं बना हूँ उसी से तो तुम बने हो, कण कण से, तो हम तो एक जैसे ही हैं, तो फिर क्या किस बात का भेदभाव? तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, ये थीम आप यहाँ पर बोलेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये होगा सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड, वॉल्ट विटमैन को क्या बोला जाता है? पीपल्स पोएट बोला जाता है, पोएट ऑफ 4 AM बोलते हैं, सुबह 4 बजे के पोएट थे, नेशनल पोएट थे, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पोएट थे, क्या थे, किस नाम से जाना जाता है उनको? अभी अभी मैंने रिपीट किया था, बहुत ही आसान है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? तो यहाँ पे लिखा हुआ था, हम लोगों ने किताब में भी पढ़ा था, हमारे ऑप्शन ए पीपल्स पोएट, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, तो उसको ज़रूर याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन दिस पोम? अब ये कविता लिखी भी किसके द्वारा गई है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। और जब वो बात करते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ, तो आई कौन है? कौन है ये जो बात कर रहा है? कौन हमें कहानी बता रहा है? कौन हमें कविता सुना रहा है? तो यहाँ पर जो हमसे बात कर रहा है, जो ये स्पीकर है, वो खुद हमारे राइटर वॉल्ट विटमैन साहब ही हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने उम्र के हैं? तो उन्होंने खुद बताया है कविता में 37 साल के हैं, 37 ईयर्स ओल्ड। ईजी है ना। वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस? वो बार बार यू करके क्यों बोलते हैं, है ना? तो यू ट्वाइस क्यों यूज किया जाता है, 2 बार इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? द स्पीकर यूज्ड यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन अ सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वो बोलते हैं ना, व्हाट आई अज्यूम यू अज्यूम, ऐसे करके वो बोलते हैं ना बार बार उसमें। और फिर वो दोबारा बोलते हैं कि फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी एटम, जिस कण से मैं बना हूँ उसी से तुम बने हो। तो ये यू बार बार इस्तेमाल क्यों है? क्योंकि वो इस बात पे दबाव डालना चाहते हैं, प्रेस यानी कि उस पर दबाव डालना चाहते हैं कि हमारे बीच समानता है, सिमिलैरिटी है, हमारा खून एक ही है भाई, हम सबका भाईचारा, ठीक है, इसके ऊपर वो दबाव डालना चाहते हैं कि हर एक मानव जो है, मानव जाति जो है वो एक ही है, हम एक ही चीज़ से बने हैं, वो इस बात पे दबाव डालना चाहते हैं। चलिए अगला, व्हाट इज मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी? ये आखिरी की लाइनें हैं, इस लाइन से कविता खत्म होती है, इसका अर्थ क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। सो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी का इस लाइन से ये मतलब है हमारे कवि का, दैट ही बिलीव्ड इन गुड एंड बैड, कि वो देखो हर एक चीज़ में अच्छा पहलू भी होता है और हर चीज़ का बुरा पहलू भी होता है, वो इस बारे में मानते थे, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड ही वांटेड टू टेल अबाउट एवरी डेंजर और फियर। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो विश्वास रखते थे अच्छे और बुरे पहलू, एस्पेक्ट्स होते हैं पहलू। सो कह रहे हैं कि वो देखो जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू में विश्वास रखते थे वो, और वो चाहते थे हर एक व्यक्ति को ये बताना कि भाई क्या खतरा है, क्या डेंजर यानी खतरा है, क्या डर है, फियर है ना, जो कि वो आशा करते थे कि अक्वायर थ्रू नेचर विदाउट चेकिंग अनरिस्ट्रिक्टेड नेचर एंड ओरिजिनल एनर्जी। तो कह रहे हैं देखो जैसे नेचर होती है ना, है ना, नेचर होती है ना, जैसी है वैसी रहती है कि नहीं, है ना, तो वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही। तो यही यहाँ पर मीनिंग है, ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने आपको दिखाया वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है इस चैप्टर से, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो कविता है इसकी थीम क्या है? ग्लोरीफाइड द सेल्फ बॉडी एंड सोल, कि वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो महानता बता रहे हैं कि भाई देखो हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की, ठीक है, हमारे खुद की,
है ना, वो खुद के बारे में बात करें कि हम हर एक व्यक्ति को अपनी खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए, खुश होना चाहिए, हमारा शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ होना चाहिए, हमारी सोल के बारे में वो बात कर रहे हैं। पोएम में वो इस बात पे, द पोम वांटेड टू एम्फसाइज यानी दबाव डालना, जो पोम है वो इस बात पे दबाव डालना चाहती थी कि इस आइडिया पे कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद अदर सेल्फ्स एंड द पोएट्स रिलेशनशिप विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स। बेटा ये बहुत ज़रूरी है ना। तो आप बोलोगे कि एक्चुअल में जो कविता का जो थीम है वो ये है कि भाई हमारे देखो जो राइटर है वो 3-4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो 3-4 चीज़ें ये हैं कि एक तो खुद के बारे में बात करते हैं, तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचान, किसकी, खुद की पहचान होना। फिर दूसरी चीज़ वो बात करते हैं कि हमारी दूसरों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए और हम सारे एक ही हैं, तो वो दूसरों के बारे में भी यही बात करते हैं कि हमारी दूसरों के साथ अच्छी होनी चाहिए, है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर आप लिख सकते हो कि पोएट इस बारे में भी बात करते हैं, वो इस बारे में भी दबाव डालते हैं कि पोएट का यानी कि कवि का क्या रिलेशन है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, ठीक है, और यूनिवर्स के साथ। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो हाईलाइट करते हैं और ये मुद्दे हैं, ये थीम है आपके इस चैप्टर की, ठीक है। हाउ डज द स्पीकर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, वो कैसे मेरे, मी और यू, ये जो 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसके बीच में कैसे रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करते हैं। तो वो इस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं, वो कहते हैं कि जिस कण से मैं बना हूँ वो हर एक कण तुम्हारा भी है, यानी कि तुम ही उस कण से बने हो, यानी कि हम एक जैसे हैं। तो इस तरीके से वो दोनों के बीच में समानता और एक संबंध कायम करते हैं। तो द स्पीकर इस्टैब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग, वो मी और यू यानी मेरे और तुम्हारे यानी कि लोगों के बीच में, है ना, इस बात का संबंध स्टैब्लिश करते हैं, निर्माण करते हैं, ये कह करके कि यू एंड मी एज इक्वल्स, वो कहते हैं कि हम दोनों बराबर हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्योंकि पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, एवरी एटम विच बिलोंग्ड टू द पोएट, कि हर एक कण जो कि पोएट का है वही कण दूसरे व्यक्ति का भी है, यानी कि एक ही चीज से वो बने हैं। तो इस प्रकार वो संबंध कायम करते हैं मी और यू, यानी कि अपने बाकी जिनके लिए वो लिख रहे हैं कविता, उनके और अपने बीच में। तो दुनिया को वो यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर है इतना। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। अब गर्मियों में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं पोएट, तो हमने देखा ना, स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर, वो ये ऑब्जर्व करते हैं, इजी है। अगला है व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, किस चीज से बना है स्पीकर का ब्लड। तो अब आप बताओगे द पोएट वॉल्ट विटमैन वाज द स्पीकर, कवि कौन है, पोएट वॉल्ट विटमैन, है ना, हमारी कविता के। और वो कहते हैं कि मेरा जो ब्लड है वो किससे बना है, इसी मिट्टी से, इसी देश की मिट्टी से, फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉइल और एयर एंड द बर्थ प्लेस ही वॉज लिविंग इन, है ना। तो कह रहे हैं कि इसी जिस बर्थ प्लेस, जहाँ का मैं रहने वाला, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ की मिट्टी से और हवा से बना है मेरा खून, वो ये कहते हैं, ठीक है। और व्हाट होप डज ही हैव, उनके पास क्या होप है, तो वो यही होप रखते हैं ना कि वो इतने ही हेल्दी रहें और ऐसे ही काम करते रहें मरने तक, ठीक है। द पोएट होप दैट ही कुड वर्क फॉर हिज एंटायर लाइफ बिफोर डेथ, कि आप वर्क भी लिख सकते हो और आप हेल्थ भी लिख सकते हो, क्योंकि वो हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं, तो दोनों ही चीज़ें सही होंगी सॉरी, ठीक है। चलिए, व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चे, रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक मान्यताएं। तो वो कह रहे हैं कि भाई सवाल ये है कि उनको क्रीड, धार्मिक मान्यताओं से क्या लेना देना। तो ही वांटेड टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट्स विद क्रीड्स इन अबेयंस, वो कह रहे हैं कि उनका ये लेना देना था कि वो जानना चाहते थे कि भाई हमारी विचारधारा कैसी होगी अगर हम उसमें से हमारी जो मान्यताएं हैं धार्मिक वो हटा दें, उनको छोड़ दें। तो वो उनका क्रीड से क्या लेना देना है, वो यही तो कहते हैं ना कि भाई छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अपनी जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको थोड़ी देर के लिए। तो भी उनका यही लेना देना है, वो यही बोल रहे हैं, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में। चलिए, इसके बाद आते हैं हम हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे और इनको कवर कर लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला जो सवाल है आपके लिए वो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट ड्रॉ बिटवीन 2 ह्यूमन बींग्स। अब पोएट, अब देखो वही सवाल जो अभी आया था वो थोड़े लॉन्ग में आ गया है कि 2 इंसानों के बीच में वो क्या समानता बताते हैं, कैसे समानता का निर्माण करते हैं, बताते हैं कि भाई 2 लोगों के बीच में क्या संबंध है। तो वो यही कहते हैं ना, जिस कण से मैं बना हूँ उससे तुम बने हो, तो हम एक ही जैसे हैं। तो यही इसी के ऊपर आप बात करोगे और आंसर कैसे लिखोगे। द पोएट वांटेड टू से दैट ह्यूमन बीइंग्स वर द सेम, कवि कहना चाहते थे कि हम जो इंसान हैं वो सब एक जैसे हैं बहुत तरीकों से, है ना। जैसे मैं हम पैदा भी वैसे ही हुए हैं, मैं अपने माँ बाप से, वो अपने माँ बाप से, वो अपने माँ बाप से, अब सब एक जैसे ही हैं, ठीक है।
हमारा जो खून है वो भी एक जैसा ही है ना, एवरीथिंग सब कुछ सेम है हमारे, हम इंसानों के अंदर, है ना, हम लोग सब एक ही उस कण से बने हैं, जिस कण से मैं बना हूं उस कण से तुम बने हो। तो इस प्रकार वो समानता बताते हैं दो इंसानों के बीच में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ बोल रहे हैं कि इस लाइन को एक्सप्लेन कर दो, इस लाइन को एक्सप्लेन कर दो, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, सॉरी होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। तो ये लाइन वो कब कहते हैं? जब वो कहते हैं ना कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, जब वो कहते हैं ना कि मैं अब 37 साल का, है ना, स्वस्थ हूँ और आशा करता हूं कि ऐसे ही रहूंगा मरने तक। तो ये पूछ रहे हैं कि आशा करता हूं ऐसे ही रहूंगा मरने तक का क्या मतलब है? तो आप बता दो कि ये लाइन किस संदर्भ में कही गई है। तो ये जो लाइन है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ का ये मतलब है कि पोएट वॉल्ट विटमैन जो है वो ये आशा करते हैं कि वो, है ना, कि वो क्या करेंगे कि वो मरने तक उतने ही स्वस्थ रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। ठीक है, पोएट टॉक्ड अबाउट वेरियस पॉइंट्स, कवि ने कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी, होप और ड्रीम्स के बारे में, और वो चाहते थे कि वो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है आनंद के साथ खुशी से मनाते रहें, जैसे वो कहते हैं कि मैं मनाता हूँ, मैं गाता हूँ, वैसे ही रहें। तो वो यही आशा करते कि मैं जैसा हूँ वैसे ही स्वस्थ रहूँ, वैसे ही काम करता रहूँ, वैसे ही खुश रहूँ अपने मरने तक। ठीक है, वो यही कहते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। चलो अगला, ओके, कॉमेंट ऑन सब्जेक्टिविज्म पर्सनल फीलिंग इन द पोएम। सब आप जानते हो ना बेटा सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब है कि देखो ऑब्जेक्टिव यानी कि यही, एक सही एक गलत। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, उसमें एक सही जवाब मिलेगा आपको, बाकी सारे गलत, तो आप एक ही सही जवाब टिक कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप इसमें ना सही गलत पे नहीं जा सकते, हर एक व्यक्ति का नज़रिया अलग है ना, हर एक व्यक्ति का नज़रिया। जैसे अब इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इनको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक करेक्ट आंसर नहीं होता है ना, इसके अंदर बस कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो पॉइंट्स आपको आपके आंसर में लिखे होने चाहिए, बाकी फिर आप आंसर में कुछ भी एक्स्ट्रा कैसे भी आप अपने नज़रिए के हिसाब से जवाब दे सकते हो, बस वो पॉइंट्स के बारे में बात की जानी चाहिए। तो वही बात है। तो सब्जेक्टिविज्म का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो है उसका अलग अलग नज़रिया होगा, कोई एक सही गलत जवाब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप बताओ कि आपको क्या लगता है, इस कविता के अंदर आपको क्या लगता है सब्जेक्टिविज्म है, यानी कि सबका नज़रिया अलग होगा, है ना, कोई लोग हाँ करेंगे कुछ लोग ना करेंगे। क्या आप इनके नज़रिए से मानते हो? क्या आपको लगता है कि सब्जेक्टिविज्म है, कि ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो है हमारे कवि के नज़रिए से सहमत हो? तो इस पे बात करो। तो ये क्वेश्चन भी जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय पोएट वॉल्ट विटमैन। देखो, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिख लो तो बहुत ज़रूरी है कि आप ना उसके अंदर पोएट का नाम ज़रूर लिख दो, क्योंकि यहाँ से ना पता चलता है सामने वाले को कि आपने अच्छे से तैयारी करी, आपको नॉलेज अच्छी है। ठीक है, आप पोएट का नाम भी जानते हो, तो ये लिख देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके अंदर हमारे जो कवि हैं पोएट वॉल्ट विटमैन, वो किस बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं अपने बारे में इस कविता के अंदर, और ही सेलिब्रेट्स हिज एग्जिस्टेंस, वो अपनी ज़िंदगी को, वो अपने अस्तित्व को खुशी से मनाते हैं। ठीक है, पोएट सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है ना, हैज़, उसके पास एक ही व्यक्ति है, उसके पास एक ही ज़िंदगी है, हैज़ जस्ट वन लाइफ, सो वी शुड एंजॉय इट, है ना। तो हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, ना कि परेशान होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई ह्यूमन जो है वो आपस में लड़ रहा है दूसरे ह्यूमन से, है ना, धर्म के ऊपर। तभी तो वो कहते हैं कि धर्म वर्म को, जात पात को, सबको छोड़ दो। वो क्या कहते हैं? कहते हैं खुश रहो ज़िंदगी में, मैं खुश रहता हूँ, मैं खुद से गाता हूँ, मैं अकेले खुश रहता हूँ, मैं मानता हूँ तुम भी वही मानते हो, मैं जिस चीज़ से बना हूँ तुम भी तो उसी चीज़ से बने हो, तो छोड़ दो धर्म की बातों को और सोच विचारों को, है ना, मत लड़ो इनके ऊपर, हम एक ही हैं, छोड़ दो, मतलब कि छोड़ दो बस थोड़ी देर के लिए, भूलो मत, याद रखो वही तुम्हें एक दूसरे से अलग बनाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए इन चीज़ों को छोड़ दो जो मतभेद और जो भेदभाव लेकर आते हैं हमारे बीच में। और पोएट सस्पेंडेड हिज रिलीजियस बिलीफ एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स। पोएट क्या कहते हैं कि छोड़ दो इनको, सस्पेंड कर दो, छोड़ दो कुछ समय के लिए अपने धार्मिक मान्यता और अपने सोच विचारों को। और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं सभी पढ़ने वालों से कि रिटायर, वापस आ जाओ, व्हाट दे हैड लर्नड इन स्कूल, कि तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है ना, चीज़ों के बारे में, उससे थोड़े से पीछे आ जाओ। क्योंकि हमें भी क्या सिखाया जाता है, हम कैसे अलग हैं, हमें भी कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं, है ना, कि वो बोल रहे हैं कि देखो सोच विचारों में, अब यहाँ पे स्कूल का लिखा हुआ है, स्कूल का मतलब ये नहीं बेटा कि जिस स्कूल में तुम पढ़ने जाते हो वो स्कूल, वो सोच विचारों की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, कि जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, जो तुम्हें दिखाया जाता है, जो तुम्हें सरकार बताती है, जो चीज़ें तुम्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, उनसे पीछे आ जाओ। जो तुम आज तक सीखते आए हो जिंदगी में, भेदभाव जात पात के ऊपर सोसाइटी में जो होता है, उससे पीछे आ जाओ, रिटायर कर जाओ, है ना। और वो कहते हैं टू सस्पेंड देयर फॉर्मल लर्निंग,
कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन कभी भूलो मत, बस छोड़ दो, ये वो कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बताओगे कि ये सब्जेक्टिविज्म है। ठीक है, किस तरीके से सब्जेक्टिविज्म उन्होंने रखा है इसके अंदर, ये सब्जेक्टिविज्म है। वो अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अपना नजरिया बता रहे हैं, वो आपको थोड़ी कह रहे कि यही सही है ना। इसके ऊपर, इस बात के ऊपर और अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। कोई बोले मैं तो ऐसा नहीं मानता, कोई बोले कि मैं मानता हूँ। तो ये अपना नजरिया है। तो किस प्रकार उन्होंने अपना नजरिया, पर्सनल फीलिंग्स लिखा है ना, सब्जेक्टिविज्म का मतलब क्या, पर्सनल फीलिंग्स आपके साथ पोएम में शेयर करी हैं। तो ये पूछा है तो आप बताओ कि इस प्रकार शेयर करी है। ठीक है, ओके। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। सो हमने इस चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है वन शॉट में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, डेली हमारी क्लास होती है रोज़ाना रात 8 बजे, और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, उसको हम लोग वन शॉट में कवर करेंगे और उसके बाद करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है निकिता सिंह, मैं पढ़ाती हूँ आपको इंग्लिश। तो मिलेंगे हम लोग रोज़ाना शाम 8 बजे इसी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।